हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम द्वारा चैनल पे ये बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है आप सबके लिए। लेकिन उससे पहले क्या चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक मोटिवेशनल लाइन आप सबको चाहिए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही जिनका एग्जाम अभी आने वाला है, उन सब के लिए खास लाइन है। तो आइए बात करते हैं कि एक शिक्षक पर उतना तो विश्वास रखो जितना बीमार होने पर दवाई पे रख दो। यानी एक शिक्षक पे आप उतना भरोसा जरूर रख सकते हैं जितना कि बीमार होने पे एक दवाई पे रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, कौन शिक्षक की बात कर रहे हैं कि बेशक थोड़े शिक्षक कड़वे होंगे, पर क्या होंगे, पर आपके फायदे के लिए होंगे। अब इस मोटिवेशनल लाइन के बाद हम चलेंगे वहां जहां आपको मेन चीजें इस वीडियो से मिलने वाली। तो चलिए बात करते हैं। हमने को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सीटेट के अपने पहले प्रश्न के साथ। ये वो प्रश्न है जो अभी तक पूछे गए हैं एग्जाम में, यानी कि 101 प्रश्न इस वीडियो में करेंगे, इस सेशन में करेंगे। महासंग्राम की ये 5वां सेशन है और इसमें हम 101 प्रश्न करेंगे, वो भी सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आपको कहीं से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको दिक्कत होगी, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये देख सकते हैं आप, पहला ही प्रश्न हमारा क्या, और इस पे लिखा भी हुआ जितने भी प्रश्न है वो सभी हमने प्रीवियस ईयर से प्रश्न लिए हैं। तो सारे प्रश्न आपको ऐसे ही मिलेंगे। साथ ही सीटेट, यूपीटेट, रीट, ये सभी के जितने भी प्रश्न है, ज़्यादातर सीटेट के प्रश्न है वो सारे पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और हमारा पहला प्रश्न है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह चरण किससे संबंधित है। ठीक है, कौन सा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत, या फिर निरंतरता का सिद्धांत। आप आपने अभी तक जो तैयारी किया है उसका भी आप टेस्ट ले सकते हैं। कैसे, मैं प्रश्न बोलूंगा, 2 सेकंड का आपको टाइम है, उस बीच आप अपना हमें कमेंट कर दें कि क्या आपका आंसर है। आप ठीक है, आप हमें हर प्रश्न के साथ आप अपना कमेंट जरूर करें कि पहला का डी, 2 का सी, 3 का डी, इस टाइप का आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं सभी का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए, तो पहला का क्या आंसर हो जाएगा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो पहला क्या है, कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी क्या है, ये निरंतरता का सिद्धांत है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ ये जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 2, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आपको कहा ना, इस वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है और आज के बाद सभी सेशन आएंगे ठीक इसी तरह आएंगे, सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न हम लेके आएंगे। तो सेशन में बने रहें, साथ ही चैनल पर सब्सक्राइब कर ले ताकि चैनल का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, बेल आइकन प्रेस कर ले। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 2। और हमारा प्रश्न है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान की गई है, किसने दिया है ये अवस्था, स्किनर साहब ने, कोहलबर्ग द्वारा, पियाजे द्वारा, या एरिक्सन द्वारा। तो बच्चों के बौद्धिक विकास यानी बच्चे के अंदर जो बुद्धि का विकास होता है, बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक विकास होता है, बच्चे के अंदर अवस्था का सिद्धांत, ये सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था, किसने दिया था, ऑप्शन बी पियाजे साहब ने दिया था। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, हमने कल भी बात किया था, यानी कि 4th महासंग्राम के 4th लेक्चर में, क्या कि उसमें पियाजे के सिद्धांत से बहुत सारे प्रश्न बने थे और वो सारे प्रश्न को हमने किया था। ताकि पियाजे साहब ने कितने सिद्धांत दिए थे, तो 4 सिद्धांत। कौन कौन से, मतलब 4 अवस्था दिया था। कौन कौन से अवस्था, तो पहला को उन्होंने कहा था शैशवावस्था, उसकी एज थी 0 से 2 वर्ष। दूसरा को कहा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसकी एज थी 2 से 7 वर्ष। तीसरा को उन्होंने कहा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसकी एज थी 7 से 11 वर्ष। और चौथा को कहा था औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और उसकी एज थी 11 से आगे की अवस्था को उन्होंने कहा था औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये पियाजे की सिद्धांत, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का ये प्रश्न था और इससे रिलेटेड ये इतनी जानकारी थी आपको। चलिए, एक प्रश्न से आपको इतनी सारी जानकारी मिलती है। साथ ही पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। ये भी आपसे पूछता है, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। साथ ही उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो 1923 में, कौन सी पुस्तक थी, वो थी द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये 1923 में उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। तो इतने सारे पॉइंट्स बनते हैं पियाजे से, और पियाजे से, कोहलबर्ग से, वाइगोत्स्की से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप जरूर तैयारी करके जाएं ताकि इस वीडियो के साथ बने रहें और देखें, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 3 है। क्या प्रश्न कहता है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है। ऑप्शन है जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, या फिर पावलोव ने। तो किसने कहा था,
तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। यानी अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? ये कोहलर साहब ने दिया था, ठीक ना। अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने, ठीक है। तो उन्हीं का है, वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? वो जर्मनी के हैं, और उन्हें क्या कहा जाता है? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी कहा जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, ठीक है। ये प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, देखते हैं, ठीक है। चलिए, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? वो कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन है सभागार, घर, खेल का मैदान या विद्यालय एवं कक्षा पर्यटन। अगर आपने कल का सेशन देखा होगा, यानी हमारा महासंग्राम का 4था सेशन देखा होगा, तो सेम क्वेश्चन वहाँ है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? सीटेट 2011 में पूछा गया है, पेपर 1 में ही पूछा गया है, और सेम क्वेश्चन कल भी रिपीट हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ये सबसे बेहतर तरीके से बच्चे परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, मतलब तार्किक रूप करने का मतलब है तर्क के साथ क्या घटना के बारे में चिंतन प्रारंभ करता है, वो कौन सी अवस्था है? ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो बच्चे वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे वस्तुओं व घटनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है? कब प्रारंभ करता है, न कि वो उसका ओरिजिनल होता है, मतलब एक्यूरेट होता है। तो कब प्रारंभ करता है? तो ये करता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा कि बच्चे तार्किक चिंतन प्रारंभ करना शुरू करता है वो किस एज में? पूर्व संक्रियात्मक, यानी एज कितना होता है? ये होता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में शुरू करता है बच्चा सोचना तर्क के साथ, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। इसमें ये लास्ट वाला में औपचारिक में क्या होगा? बच्चा के क्या होगा? तर्क एकदम परिपक्व होगा, ठीक है, लास्ट वाला में या 11 से आगे साल की अवस्था में। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, देखते हैं, ठीक है। चलिए, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त, यानी बिना देखे किसी चीज के बारे में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है? तो ये करेगा ऑप्शन डी, यानी क्या हो जाएगा? औपचारिक संख्यात्मक अवस्था 11 एवं ऊपर की अवस्था में। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। ये कौन से मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ बनाते हैं? ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है, ये बताना है। ऑप्शन है कोहलबर्ग, स्किनर, पियाजे या फिर पावलोव। तो ये कहते हैं पियाजे साहब कहते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, ये बताना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन है प्रतिवर्ती, निरंतरता, अनुक्रमिता या समान से विशिष्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कल भी सेशन में ये क्वेश्चन सेम किया था, और ये कब का क्वेश्चन है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कब का है? सीटेट 2011 का प्रश्न है। देखिए कितनी बार प्रश्न रिपीट होते हैं। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा कौन सा नहीं है? तो प्रतिवर्ती नहीं है, बाकी सब है। निरंतरता का सिद्धांत है, अनुक्रमिता है और समान से विशिष्ट है, बाकी ए नहीं है, ठीक है। तो कुछ विशेष मानव विकास में इसका फॉलो नहीं किया जाता है, प्रतिवर्ती का, बाकी सभी फॉलो करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए के साथ सही आंसर जाएगा। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है? स्थिर, प्राथमिक, गौण या फिर गत्यात्मक, ठीक है। तो आनुवंशिकता को कौन सा सामाजिक संरचना माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन ए, स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, यानी ऑप्शन ए सही है। सीटेट 2011 का ही प्रश्न है, पेपर 2 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10, ठीक है। चलिए, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से 2 वर्ष तक के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है?
किस चीज़ से बेहतर सीखता है ये बताना है। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, या अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आंसर क्या होगा इसका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा कि जब बच्चा पहली अवस्था यानी शैशवावस्था में होता है तो किसके द्वारा सबसे बेहतर तरीके से सीखता है? वो सीखता है अपने इंद्रियों का प्रयोग करके बेहतर तरीके से सीखता है, यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डांस का हिस्सा है। ऑप्शन है सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, या फिर शारीरिक विकास। तो क्या हो जाएगा इसका कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से क्या है? ये है बौद्धिक विकास है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। बुद्धि के द्वारा ही आप किसी चीज़ के बारे में कोई अवधारणा बनाते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, ये आपका बुद्धि का काम है, तो बौद्धिक विकास हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हमें इसे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अब पूरा दिख रहा है। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उनका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन है। यह कथन क्या है ये देखना है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। बिल्कुल, हर पक्ष एक दूसरे से अंतर संबंधित है, ये है। चलिए अगला देखते हैं कौन सा कथन सही है ये बताना है। गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। बिल्कुल गलत है। सबके शरीर के जितने भी अंग हो वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और सब अंतर संबंधित होते हैं, तो दूसरा तो गलत हो जाएगा। तीसरा है गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। ठीक है, क्या हो जाएगा? गलत मामला है, क्योंकि विकास नितांत गलत मामला है, ये भी गलत हो जाएगा। नहीं, ये देखिए व्यक्तिगत नितांत मामला है तो है, लेकिन ये गलत नहीं है, क्योंकि ठीक है चलिए सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पे होता है। ऐसा नहीं है, सबका विकास धीरे धीरे शुरू होता है। तो क्या ऑप्शन कौन सा बचा? एक बचा। इस तरह आपको एग्जाम में भी छाटने हैं प्रश्न के आंसर। हो सकता है आपके सभी प्रश्न के आंसर आपको सीधा सीधा ना आता हो, लेकिन कुछ प्रश्न आपको ऑप्शन से भी छाटने होंगे, इस तरह से आपको छाटने पड़ेंगे। तो इसका आंसर क्या बचता है? ए बचता है, यानी ए इसका सही आंसर है। क्या है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उनका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। खिलौने की आयु कहा जाता है। एक होता है खेलों की आयु, एक होता है खिलौने की आयु। अब बताइए इसमें ऑप्शन क्या होगा? खिलौने की आयु कहा जाता है किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या इनमें सभी को। तो क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खिलौने की आयु। एक होता है खेलों की आयु, एक होता है खिलौने की आयु। तो खिलौने की आयु कहा जाता है ऑप्शन सी शैशवावस्था को। ठीक है, खिलौने की आयु किसको कहा जाता है? शैशवावस्था को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, एक सेकंड, इसमें पूर्व बाल्यावस्था लिखा है और उत्तर बाल्यावस्था लिखा। अगर पूर्व बाल्यावस्था नहीं होता, ठीक है, यहाँ सिर्फ बाल्यावस्था होता, ठीक है, और शैशवावस्था किशोरावस्था होता तो होता शैशवावस्था। लेकिन यहाँ लिख दिया है क्या कि पूर्व बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था कितने साल का होता है? 2 से 7 साल होता है। तो ऑप्शन ये जाएगा, ऑप्शन ए जाएगा इसका सही आंसर, पूर्व बाल्यावस्था जाएगा। ठीक है, चलिए अगर शैशवावस्था होता, बाल्यावस्था होता, किशोरावस्था होता, इनमें से सभी होता तो कौन सा जाता? तब जाता है शैशवावस्था। लेकिन यहाँ लिखा है पूर्व बाल्यावस्था, इसलिए इसमें जाएगा पूर्व बाल्यावस्था में। तो ए इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। ठीक है, इनमें से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, या खेलने की अवस्था। तो कौन सा नहीं है ये बताना है। तो दल या समूह के रहने की अवस्था बिल्कुल है। अनुकरण करने की अवस्था है किसमें? पूर्व बाल्यावस्था यानी 2 से 7 साल में। ठीक है, प्रश्न करने की अवस्था है, कौन सी नहीं है? खेलने की अवस्था, ये नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15। हमने जितने भी प्रश्न लिए 100 के 100 प्रश्न
पूछे गए सभी प्रश्न हैं। अब आने वाले हर वीडियो में आपको इसी तरह के प्रश्न मिलेंगे, तो बने रहें हमारे साथ। एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने जितने भी मित्र भाई दोस्त बहन जितने भी है सबके मोबाइल में वीडियो को शेयर कर दे और सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके सब्सक्राइब भी हमें मोटिवेशन देते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। उत्तर बाल्यावस्था में परिवर्तन समझने लगते हैं। ऑप्शन है द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इसका क्या आंसर आएगा? सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न थोड़ा सा छोटा है, इसलिए मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा है इसलिए मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। विकास का क्या अर्थ है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। देखिए, परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला तो नहीं है, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप नहीं है, क्या है? परिपक्वता। जब हमें परिपक्वता आती है तभी हम कहते हैं क्या कि विकास हो रहा है। ठीक है, आप परिपक्व हो रहे हैं, आप अनुभव के द्वारा कुछ सीखते हैं, अपने अंदर कुछ परिवर्तन करते हैं, उसको कहा जाता है विकास हो रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा प्रश्न नंबर, यहाँ डबल रिपीट हो गया, 15 फिर 15। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगला चलते हैं। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 17। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। हमें क्या ढूंढना है? निगेटिव है तो निगेटिव के लिए कौन ढूंढना है? निगेटिव ढूंढना है। अब देखिए निगेटिव कौन सा है, तो विकास प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, चलिए वो तो है। ठीक है, विकास उकसाने बढ़ाने से नहीं होता, नहीं वाला है और नहीं वाला चाहिए, तो ऑप्शन बी लग रहा है। लेकिन आगे पढ़ते हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं, ये भी है, तो कौन सा नहीं होगा? आपको सीधा सीधा लग रहा है क्या? आपको सीधा सीधा दिख रहा है क्या कि हमसे नहीं पूछा है और इसमें भी नहीं है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, और 17 का ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। निम्न में कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है, देखिए फिर से नहीं वाला है, निगेटिव। हमने जो कल वीडियो बनाया था उसमें हमने अपने आप अनुभव बताए थे, और साथ ही आपको पास करने के तरीके बताए थे, कितने अच्छे तरीके से आप 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर जाके देख ले, 120 प्लस का स्कोर आप आसानी से ला सकते हैं सीटेट में। ठीक है, चलिए तो उसी को सॉल्व करने का हम तरीका भी सिखा रहे हैं, आपको प्रश्न भी करा रहे हैं, और आपको ऐसा कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है, समान खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, या अपने हम बालकों के साथ सीखना। तो कौन सा नहीं होगा? तो इसका आंसर है कौन सा नहीं है? तो ये स्त्री और पुरुष में अलग सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना, ये नहीं है। ऑप्शन बी इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसलिए ये चूंकि ये गलत है इसलिए ये क्या होगा? ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, या फिर व्यवहार सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि अधिकांशतः छिपी रहती है, चट्टान के समान जो की अधिकांशतः उसमें चेतन के 3 प्रकार है? तो ये कहता है व्यवहार सिद्धांत, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 का सी विश्लेषणवाद का सिद्धांत। ठीक ना, मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था? ये चेतन के प्रकार किसने बताए थे? तो ये है मनोविश्लेषण सिद्धांत में। और मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत किसने दिए थे? तो ये दिए थे सिगमंड फ्रायड साहब ने। ठीक है, सिगमंड फ्रायड साहब ने दिया था मनोविश्लेषण। उन्होंने चेतन के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है,
अर्धचेतन, अचेतन और, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, ठीक है। कौन सा? प्रश्न नंबर 20। अब देखते हैं प्रश्न 20 को कि प्रश्न 20 हमारा क्या कहता है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है, ये बताना है। फिर से नहीं वाला प्रश्न है, कौन सा नहीं है, ठीक है। चलिए तो इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? ऑप्शन है विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, या विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। तो कौन सा नहीं है? विकास किधर से किधर चलता है, ठीक है। विकास किधर से किधर चलता है? तो विकास समान से विशिष्ट चलता है, न कि विशिष्ट से समान चलता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? और पूछा क्या है? पूछा क्या हमसे? नहीं वाला पूछा है। और गलत कौन सा है? ये है। ये क्या चलता है? पहले समान से चलेगा फिर विशिष्ट की ओर चलेगा, ठीक है। समान से विशिष्ट की ओर। तो ऑप्शन डी गलत है, इसलिए ऑप्शन सी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि निगेटिव के लिए निगेटिव प्रश्न के लिए निगेटिव आंसर, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। उससे पहले मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के अभी हम बता रहे थे, हमने आगे बढ़ गया था। मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के कौन है? वो है सिगमंड फ्रायड साहब ने, ठीक है ना। सिगमंड फ्रायड, इन्होंने 3 प्रकार के क्या बताए हैं? चेतन के 3 प्रकार बताए, अचेतन, अर्धचेतन और चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, ठीक ना। चलिए अगला चलते हैं। मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत कौन है? सिगमंड फ्रायड साहब। आपको ये कमेंट करके बताना है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन जो मन के 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं। अगला प्रश्न है, इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा कट गया है, 2 पार्ट में हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। और प्रश्न नंबर हमारा 21 है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है, कौन सी अवस्था है? 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, या जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या है? बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव। मूर्त अनुभव किसके होता है? वो होता है बालक से 7 से 12 वर्ष की अवस्था में मूर्त अनुभव बच्चा करता है। किसी चीज को देख के सामने तभी उसके बारे में सोचता है, समझता है, जानता है। तो हो जाएगा 7 से 12 वर्ष, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए के साथ जाएगा ये, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। मानव विकास किन दोनों के योगफल का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंश एवं वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास किसका परिणाम है? तो ये वंश एवं वातावरण का परिणाम है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23। निम्न में कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? फिर से नहीं वाला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? सामाजिक संरचना, अनुभव, संतुलितकरण, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सामाजिक संरचना क्या हो जाएगा? सामाजिक संरचना की बात कौन करते हैं? ये करते हैं वाइगोस्की साहब, ठीक है। पियाजे साहब कभी नहीं करते। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा देखिए, तीनों मनोवैज्ञानिक एक ही साथ आने वाले हैं। कौन से? फ्रायड, पियाजे, वाइगोस्की। ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आपको जरूर ये पढ़ के ही जाना है, ठीक है। चलिए, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा ये बताना है। कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, इनमें से कोई नहीं। तो पियाजे साहब ने क्या कहा है? तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, क्या कि सी नंबर की विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है उन्होंने, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने 25 नंबर प्रश्न की तरफ। और हमारा 25 नंबर प्रश्न है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, तर्क के साथ तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, वह कौन सा स्तर कहा जाता है, ठीक है। चलिए बताना है। संवेदन प्रनोद अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व
क्रियात्मक अवस्था या मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो जिसमें बच्चा वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, शुरू कब करता है, तो वो करता है मूर्त अवस्था में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सोचना शुरू करता है तर्क के साथ। बाकी परिपक्व को क्या होता है, कब होता है, तो होता है औपचारिक अवस्था में बच्चा क्या हो जाता है, इसमें परिपक्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है सोचना तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है किसमें, वो करता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 26। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 26। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। क्या मान्यता है, बच्चे बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सही आंसर हो जाएगा इसका कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 26 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 27। ठीक है, चलिए देखते हैं। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है क्या है, मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी अंगीकरण इसका सही आंसर है। जल्दी चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, बाल्यावस्था या ये पूर्व बाल्यावस्था लिखा है। ठीक है, क्या है ये, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो किस एज में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, तो ये बनते हैं किशोरावस्था में। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, अब बताना है क्या है, मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, वयस्कों की वयस्क तथा बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, या किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो बाल विकास की परिभाषा क्या है, वो यही कहता है कि किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी का बिल्कुल सटीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, ये हमने कल भी किया था, परसों भी किया था, सारे शिफ्ट में हमने जितने भी अभी तक किए हैं सब में किए हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कितनी अवस्था है, 4 अवस्थाएं हैं, हमने इस सेशन में बात किया है। ठीक है, तो जिन पियाजे साहब ने बाल विकास की 4 अवस्था दिया है, यानी बच्चे के विकास के 4 अवस्था दिया है। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, कौन से उन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, शारीरिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत या फिर गामक विकास का सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत दिया था, तो लॉरेंस कोहलबर्ग साहब ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नैतिक विकास का सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं कोहलबर्ग साहब। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। फिर से पियाजे से प्रश्न है। ठीक है, देखिए बहुत सारे प्रश्न पियाजे से प्रश्न आते ही आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। तो आपको भी इसके लिए तैयारी करके जाना है पियाजे के प्रश्न के लिए। ठीक है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रिया और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। ठीक है, किसमें, अमूर्त। अब आपको देख के आंसर, क्वेश्चन देख के समझ आ गया आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन हो जाए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा अमूर्त चीजें के बारे में सोचना शुरू करता है। यानी इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, ऑप्शन सी सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। बिग व हंट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ये शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था में होगा। तो ये होता है, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी किशोरावस्था, इसका सही आंसर हो जाएगा कि बिग व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ फिर, ये हो जाएगा किशोरावस्था, सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है,
एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में? प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर युवावस्था? तो किस में है? तो वो किशोरावस्था में है। बच्चे जब किशोरावस्था में होते हैं, 12 से 18 साल की एज में होते हैं, तो वो हर बात पे अपने आप को सही साबित करते हैं और किसी से भी झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी 34 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इसे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ताकि हमारे ऑप्शन भी दिख जाए, एक ही स्क्रीन पे ऑप्शन भी आ जाए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विश्वास करते हैं, परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का, स्किनर साहब का, पेस्टालॉजी का या रविन्द्रनाथ टैगोर का? तो ये कथन किसने कहा था? शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, ये कहा था ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 36। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, या फिर पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा किससे होती है? तो ये होती है सिर से पैर तथा क्या होती है? क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा इसका 36 का ऑप्शन बी, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि बालक के शरीर की शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर की तरफ तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। देखिए इसमें शरीर के बाहर से मध्य की ओर तो नहीं होगा, माने इस टाइप से कोई बच्चा है, एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसे डिफाइन कर दूं। ठीक है, इस टाइप का कोई बच्चा है तो एक तो सिर से पैर की ओर होगा विकास, ठीक है, दूसरा शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर होगा। ठीक है, ये इस टाइप का होगा, ये बच्चा है तो इसके शरीर के मध्य से बाहर की ओर होगा, ना कि बाहर से अंदर की तरफ होगा। ये बच्चा है तो इसके अंदर में की तरफ नहीं होगा, अंदर से बाहर की तरफ विकास हो सकता है। ठीक है, चलिए ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 37। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है? आनुवंशिकता और एवं वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। देखिए केवल पूछते हैं क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। केवल है ये भी नहीं होगा। पालन पोषण एवं शिक्षा का, पालन पोषण तो हो सकता है, शिक्षा भी हो सकता है, लेकिन सबसे बेटर कौन सा ऑप्शन है? हमारा ए ऑप्शन है, तो ये बिल्कुल सटीक हो जाएगा। मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा कि वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? कौन से? वाइगोस्की। जहां भी वाइगोस्की साहब का नाम आता है, ठीक है, लेव वाइगोस्की, वो किस पे बल देते हैं? तो वो सामाजिक सीख पे बल देते हैं। बच्चे को कहते हैं कि वो समाज से सीखेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा सीधे सी, 38 का ऑप्शन सी, समाज से सीखने की बात करते हैं, ना तो नैतिक की बात करते हैं, ना तो शारीरिक की बात करते हैं, ना तो आनुवंशिकता की बात करते हैं, वो समाज की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो क्या क्या है? संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि मानव विकास को मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक इन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत है बताना है। विकास रेखीय होता है? नहीं। विकास कैसा होता है? आपको कमेंट करके बताना है विकास कैसा होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल गलत, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। क्या होता है? विकास की सभी प्रक्रियाएं एक दूसरे से अंतः संबंधित होती है। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, तो सही ऑब्वियसली सही कौन सा होगा? चौथा हो जाएगा। चौथा क्या है? चौथा हम पढ़ भी लेते हैं, वैसे तो सही यही है, लेकिन पढ़ भी लेते हैं कि क्या, कि विकास की सभी की विकास दर समान नहीं होती। किसी में तेजी से होता है, किसी में थोड़ा धीरे धीरे होता है, लेकिन विकास सभी में होता है, एक क्रम से होता है, क्रमिक विकास होता है, लेकिन किसी में तेजी से, किसी में धीरे धीरे होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए विकास कैसा होता है आप लोगों ने कमेंट करके हमें बता दिया। चलिए तो
तो विकास होता है हमेशा क्या होता है, रेखीय नहीं होता है, ये होता है वर्तुलाकार। आपसे पूछ लेगा विकास कैसा होता है, तो याद रखना है विकास वर्तुलाकार होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, चाहता है हमें कमेंट करके ही बताना है कि हाँ वर्तुलाकार होता है। आप एक बार लिख दीजिए कमेंट में, ताकि आपको याद हो जाए कि विकास वर्तुलाकार होता है। ये आपको लिखना है कमेंट में, विकास वर्तुलाकार होता है, रेखीय नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैंस के कारण रोता है, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण, अजनबी दुश्चिंता, वियोग दुश्चिंता, या फिर सामाजिक दुश्चिंता के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण होता है, संवेगों के कारण होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर। देखिए सबसे पहले तो क्या करना है, आपको किसी बच्चे को कोई भी नियम नहीं समझाना है, नियम तो पढ़ाना ही नहीं, रटवाना ही नहीं। ऑप्शन एक गलत है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ये हमने कल भी चर्चा किया था, कल भी बात की थी कि जहाँ भी किसी चर्चा में शामिल करने की बात हो वो पॉजिटिव चीज़ें होगी, और जहाँ भी पॉजिटिव चीज़ें होगी और प्रश्न पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा, यानी ऑप्शन बी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। फिलहाल इसका और भी ऑप्शन देख लेते हैं कि कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। इस पर कठोर दंड तो देना, ये निगेटिव वर्ड है, और जहाँ भी पॉजिटिव प्रश्न पूछ रहा है वहाँ निगेटिव चीज़ें के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर, ये भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारे पियाजे साहब से आए हैं। चलिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक, देखिए उसको बहुत से नाम से जानते हैं, किसको, शैशव काल जानते हैं, संवेदी गामक जानते हैं, इंद्रिय गामक जानते हैं, संवेदी प्रेरक कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं, इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं, बहुत सारे नामों से जानते हैं किसको, शैशवावस्था को, 0 से 2 साल की अवस्था को। ठीक है, आपको याद रखना है, कुछ भी कहीं भी पूछ सकता है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार, या अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ये हो जाएगा 43 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर हमारा 44 है कि विकास शुरू होता है, विकास किससे शुरू होता है, उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास कब से शुरू होता है, ये प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 नंबर प्रश्न है। क्या कहता है प्रश्न हमारा कि चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, चिंतन क्या है, एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिविधि है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है, या भावात्मक व्यवहार है। तो चिंतन क्या है, एक चिंतन एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर है 46। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। ये प्रश्न हमारे कल के यानी 4th लेक्चर में भी आया था, 4th महासंग्राम के सेशन में भी आया था। सेम क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, उसमें भी हमने कराए थे, और आज भी एक प्रश्न आ रहा है। तो पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है, हमने कल भी कराया था, अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, ये कहलाता है समावेशन कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है सहयोग की भागता, नैतिक तर्कना, नैतिक यथार्थ, या नैतिक दुविधा। तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इसके बारे में निर्णय लेने की क्षमता चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है नैतिक तर्कना, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन बी नैतिक तर्कना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 48। ठीक है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
हमेशा पूछता है ये, ठीक है। कौन सा आनुवंशिकता का कारण है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधि में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति या चिंतन पैटर्न। तो आंखों का रंग इसका सबसे सटीक आंसर है, वो हमेशा पूछता है, तो आंखों का रंग इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। 49 क्या प्रश्न है, ठीक है। क्या है प्रश्न नंबर हमारा है 49, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या करता है। प्रश्न है निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ऑप्शन है पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता या फिर शारीरिक गठन। तो कौन सा किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? तो ये शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी आपको सभी वातावरणीय कारक को विकास को आकार देते हैं। कौन? पौष्टिकता, गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा। लेकिन कौन सा? शारीरिक गठन। इससे आपके वातावरण को कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम कर रहे हैं 50 नंबर प्रश्न, ठीक है। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं, साथ ही जिससे हमें मोटिवेशन मिले आगे के भी प्रश्न इस टाइप के लाने के। आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा है। जो भी आपको लगे, जरूरी नहीं काफ़ी अच्छा लगा, जो भी आपको लगे वो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम अगला सेशन भी इस टाइप के लेकर आ सके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हमें आपके कमेंट का जहाँ रहेगा उसके आधार पे हम आगे वाला सेशन लेकर आएंगे। इसी टाइप के प्रश्न जो पूछे गए हैं उसी का सेशन लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ये हमने कल भी पूछा था, ठीक है। कल के सेशन में भी हमने ये प्रश्न किया था। वस्तु अस्थायित्व किस एज में बच्चा प्रदर्शित करता है? कौन? पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व। मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण या पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो बच्चा ये किस चरण पे प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये करता है, कब करता है बताइए? ऑप्शन डी ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक चरण, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसको कहते हैं शैशवावस्था। उसमें बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 51, 51 नंबर प्रश्न है। बच्चे द्वारा संकल्पना निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संकल्पनाएं संवेगात्मक रूप से सुव्यवस्थित होती है। संकल्पना विकास की एक निश्चित संरचना यानी व्यवस्था होती है, यानी पैटर्न होती है। संकल्पनाओं की प्रकृति पदानुक्रमिक नहीं होती, या संकल्पनाएं व्यक्तिगत नहीं होती। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? संकल्पना विकास की एक निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था पर होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 52, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया, चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, या बुद्धि लब्धांक में अस्कमात वृद्धि। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 52 का ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 53, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है? कौन सा है? अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, सामाजिक चिंतन या अहम केंद्रित व्यवहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताएं हमें कमेंट करके। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है अमूर्त चिंतन को, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, बड़ा प्रश्न है। चलिए अब देखते हैं कि बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है कौन सा है, ये बताना है। प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना, जहाँ भी उपदेश की बात हो क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए करना, ये बिल्कुल सही हो सकता है, आगे भी पढ़ते हैं। शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, या फिर विद्यार्थियों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर करना सिखाना। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? आप हमें कमेंट करके बताएं क्या हो जाएगा। तो एक बच्चे को जब किसी परिस्थिति का सामना करने के लिए कहेंगे, उससे ज़्यादा बेटर और कुछ नहीं हो सकता, यानी क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए, ये सबसे बेटर तरीका है बच्चों में नैतिक मूल्य विकसित करने का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 55,
निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तर्कना, समस्या, सामान्यीकरण या फिर स्मृति? तो चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है? स्मृति, यानी किसी चीज को याद रखना, ये सबसे कम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 55 का ऑप्शन डी सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56 पे। प्रश्न नंबर 56 है कि व्यक्तित्व विकास में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो इसका प्रश्न हमने कई बार कर लिया है, तो क्या है? ऑप्शन सी। देखिए बहुत बार ये रिपीट हुआ है प्रश्न, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण है क्या व्यक्तित्व विकास? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और कुछ हमें देखने की उसमें जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे प्रश्न, लगभग 2 से 3 बार ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 57। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं? अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों में समान रूप से, संदर्भ के अनुसार या अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार? तो क्या होगा कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं, तो अलग आयु में अलग तरीके से चिंतन करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न है, वो सभी देख सकते हैं, सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न ही हमने लिए हैं। तो आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत ना भूले, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारे वीडियो आपसे आप तक पहुंचते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले। अगला है संवेगात्मक विरेचन का अर्थ है। संवेगात्मक विरेचन का क्या अर्थ है? संवेगों को दबाना, बहुत अधिक अवसादग्रस्त महसूस करना, संवेगात्मक दमन से बाहर निकालना, या संवेगात्मक दमन को सहन करने की योग्यता को बढ़ाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवेगों को दबाना। अगर आप किसी के संवेग को, अगर आप किसी के भावों को दबा देते हैं तो वो क्या कहलाता है? संवेगात्मक विरेचन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मान लें कोई बच्चा आपसे कोई चीज़ प्रश्न पूछ रहा है, आप उसे मार के रुला दे के चुप करा देते हैं, तो ये क्या होगा? उसके संवेगों को दबाना होगा, वो कहलाएगा संवेगात्मक विरेचन। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 59। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं? आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, या बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव? तो किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। क्या चीज़ का अनुभव कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर थोड़ा सा बड़ा है, इसे छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि एक ही स्क्रीन पर दिख जाए। चलिए प्रश्न नंबर 60 है। वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है? क्या निहितार्थ है? बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है, ऐसा नहीं है। सहयोगात्मक समस्या समाधान, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, या प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना? तो बच्चे किस तरीके से बेटर तरीके से सीख सकते हैं? तो वो सीख सकते हैं सहयोगात्मक समस्या समाधान। हालांकि ये क्वेश्चन का सभी का ऑप्शन बड़ा बड़ा है, लेकिन एक ऑप्शन तो सबसे छोटा है, वो सबसे कारगर ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे क्या सीखते थे? समाज से। देखिए वाइगोस्की किसकी बात करते हैं? वाइगोस्की समाज से सीखने की बात करते हैं, और यहाँ समाज किस में आ रहा है? तो सहयोगात्मक समस्या समाधान में समाज आ रहा है। यानी आप कोई भी काम करेंगे उसमें सहयोग के माध्यम से करें, यानी 2 किसी भी तरह के लोगों से सहयोग ले रहे हैं तो वो समाज में आएगा, और वाइगोस्की बात करते हैं समाज की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना और लिखना। तो लिखने का सबसे सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण कौन सा है? वो है ऑप्शन डी, यानी क्या हो जाएगा? 61 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है लिखना। हम लिखते हैं, वो सूक्ष्म गति कौशल में आता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तित्व और विनिमय, अच्छे अंतः व्यक्तित्व संबंध, या सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और ए। बी और ए सही है कि कोहलबर्ग के अनुसार चरणों में प्राथमिक विद्यालय के बच्चे अनुसरण करते हैं किसका? आज्ञा पालन और दंड का, और दूसरा व्यक्तिगत और विनिमय का। ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर है 63। ठीक है, प्रश्न नंबर 63 है। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, किस एज में करता है? 6 माह की आयु में,
12 माह की आयु, 18 में या 24 माह, तो वो करता है 6 माह की आयु में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, कौन सी है ये बताना है। बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, यानी कि बालक स्वाभाविक तरीके से सीखते हैं और सक्रिय एकदम एक्टिव होके सीखते हैं। अगला है कौन से एज के, 6 से 11 वर्ष के। अगला है बालक के सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर रहते हैं, बिल्कुल नहीं, बालक हमेशा आप सीखते रहते हैं। बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सबसे बेटर आंसर है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 65। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता, या क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। तो 6 और 7 वर्ष का बालक दूसरे की बातों को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो क्या होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 66 यानी 66। 66 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, मूर्त क्रियाओं अनुभवों की उपलब्धता, शिक्षक द्वारा ज्ञान का हस्तांतरण, रटने के अवसरों की व्यवस्था। देखिए यहाँ तो अवसर की व्यवस्था कह रहा है, लेकिन क्या चीज़ के लिए, रटने के लिए, तो निगेटिव भी है पॉजिटिव वर्ड भी है। ठीक है, चलिए अगला है कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा, उच्च स्थान की बात कर रहा है तो ये भी गलत है, रटने की बात करना है गलत है, मूर्त क्रिया अनुभवों की उपलब्धता ये है, लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण कौन था, शिक्षक द्वारा ज्ञान का हस्तांतरण, मतलब जो शिक्षक ज्ञान जानते हैं उनको बच्चों में ट्रांसफर करे समझाकर बुझाकर, तो क्या हो जाएगा 66 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगर आप बच्चों को अनुभव उपलब्ध कराते हैं, बच्चों को कोई काम करा के सिखाते हैं, तो वो भी ज़्यादा बेटर है। तो शिक्षक का ज्ञान का हस्तांतरण से ज़्यादा बेटर कौन सा है, बच्चे कोई काम खुद कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 67। निम्नलिखित में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अध्यापक की, संगी साथी की, पड़ोसियों की, या माता पिता की। तो बालक की पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये निभाता है माता पिता, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 68। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया, जहाँ से रटने की बात है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया है, बच्चा एक्टिव नहीं है, गलत है। पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया है, गलत है। तो ऑप्शन सही क्या है, अब जब 3 ऑप्शन गलत है तो एक ही सही होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है, नेगेटिव प्रश्न है तो नेगेटिव आंसर ही होगा। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्या नहीं है, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है, अभिवृद्धि शारीरिक होती है तो क्या होगा, तो बिल्कुल होती है 69 का डी, अभिवृद्धि शारीरिक होती है। अभिवृद्धि मात्रात्मक, हम मात्रा करने योग्य होती है। वृद्धि क्या होती है, शारीरिक वृद्धि होती है, मात्रात्मक होती है, मापनीय, माप भी सकते हैं। तो क्या होती है, अभिवृद्धि जो वृद्धि होती है जीवन पर्यंत नहीं चलती, ये बच्चा जैसे ही परिपक्व हुआ वो वृद्धि रुक जाती है, यानी ये पूरी जिंदगी नहीं चलती। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, विकास हमारा पूरी जिंदगी चलता है, विकास आपका विकास पूरी जिंदगी होता रहता है, लेकिन वृद्धि एक समय तक जाकर रुक जाती है, एक फिक्स टाइम पे जाकर रुक जाती है। परिपक्व होते हैं, वृद्धि समाप्त हो जाती है, आपका हाथ पैर को जो भी जितना बढ़ना होता है वो बढ़ जाते हैं परिपक्व होने तक, उसके बाद रुक जाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी सही। कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न नंबर 70। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा, व्यथित मतलब होता है उत्तेजित, ठीक है, वे ऐसा डांस की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं, उनकी उपेक्षा को कम करने, अपनी उपेक्षा को कम करने, कक्षा के साथ संबद्ध होने, कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में, या अपनी शक्तियों का उपयोग करने में। तो किस कारण से ऐसा बिहेव करते हैं, तो अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए वो इस टाइप का बिहेव करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं
प्रश्न नंबर है हमारा प्रश्न नंबर 71 71। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। कौन सा सत्य है ये बताना। किसकी? बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण कौन सा सत्य है? तो समवयस्क और पितृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आनुवंशिकता और वातावरण का एक साथ परिचालन नहीं होता। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। या आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे में विकास में 50-50% यानी 50-50% योगदान देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए समवयस्क और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 71 का क्या हो जाएगा? 71 का ए नंबर सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। क्या कर लिया है? ऑप्शन है समायोजित कर लिया है, अनुकूलित कर लिया है, समुचिता कर लिया या अंगीकार कर लिया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो उन्होंने यानी सीता ने क्या कर लिया है? अनुकूलित कर लिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कि अनुकूलित कर लिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73 यानी 73। निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है? जो मिलान उचित है उसको टिक लगाना है। शारीरिक विकास वातावरण से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से संबंधित है। सामाजिक विकास वातावरण से संबंधित है और संवेगात्मक विकास परिपक्वता से संबंधित है। तो सबसे किसका मिलान उचित है? तो सामाजिक विकास ये किससे होता है? समाज से होता है, वातावरण से होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 74। देखते हैं, थोड़ा सा इसे छोटा करना पड़ेगा ताकि ये दिख जाए। ये देखिए, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? कुछ ऑप्शन है, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं को जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। पिछले कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों को औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक साथ जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। या शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो कौन सा कथन समर्थन करता है? बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। तो ये करता है कुछ पूर्व दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों का औसत प्रदर्शन बेहतर हुई है, लगातार वृद्धि हुई है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। इनमें कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ये किसका कथन है ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन है बंडूरा साहब का, मैस्ले का, स्किनर का या पियाजे का। तो इसकी चर्चा कौन करते हैं कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ये करते हैं मैस्ले साहब, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 76। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में ही एक बेल बटन है उसे भी आप प्रेस कर ले ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पूर्व किसी का नाम है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्राथमिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अब तो उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है ये आपको बताना है। ये देखिए फरवरी यानी सीटेट फरवरी 2014 का प्रश्न है। ये हमने जितने भी प्रश्न लिखे हैं वो सारे प्रश्न हमने वो लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते रहें। बस आपको हमें थोड़ा सा सपोर्ट करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। चलिए, तो विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग लोगों में विकास की भी भिन्न रूप से होता है। यह विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो सकता है कि अलग अलग लोगों में
विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 77। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। अब ये बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर है। विकास है और आयु है, विकास है और आयु है, विकास आयु विकास आयु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है, यानी 77 का ऑप्शन ए सही आंसर है। ये सीटेट फरवरी 2014 पेपर 2 में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। ठीक है, क्या? वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? किसने? उस शिक्षिका या शिक्षक ने। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। विकास की प्रक्रिया एक उत्तर परिवर्तनीय प्रक्रिया है। विकास निरंतरीय होता है या अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या? 78 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि विकास की एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। ऑप्शन ए के साथ लॉक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? ऑप्शन है बच्चों की अधिगम तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम या शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो पियाजे साहब के लिए ये कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। बाकी अधिगम के प्रति तत्परता और संवेदनशीलता है, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति भी है, खोजपूर्ण अधिगम भी है, लेकिन पियाजे साहब के सिद्धांत के अनुसार कौन सा नहीं है? शाब्दिक अधिगम की शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? तो क्या हो जाएगा? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तब आता है प्रौढ़ावस्था। कौन सा हो जाएगा? पहले आता है शैशवावस्था, फिर आता है बाल्यावस्था, उसके बाद आता है किशोरावस्था और उसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था। इस टाइप का और भी कोई प्रश्न है क्या? शैशवावस्था के बाद सीधे किशोरावस्था नहीं आएगा, बाल्यावस्था डायरेक्ट नहीं आएगा, बाल्यावस्था नहीं आएगा, शैशवावस्था तो आएगा लेकिन इसके बाद किशोरावस्था नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जा रहा है? ऑप्शन बी इसका सही हो जा रहा है। ठीक है, बी को लॉक करते हुए हम कहाँ आगे बढ़ेंगे? अगले प्रश्न की तरफ। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इससे बहुत सारे प्रश्न अभी सीटेट के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 28 तारीख को पूछा गया, 29 तारीख को पूछा गया, फिर से 9 तारीख को पूछा गया है। ठीक है, 10 तारीख को भी पूछा गया है। तो देखते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है बंडूरा द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा या फिर वाइगोस्की द्वारा। तो ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट निकट विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र दिया था वाइगोस्की साहब ने, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 82। ठीक है, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? आत्मकेंद्रिता, सजीववाद, यथार्थवाद या व्यक्तिवाद। तो बालक का चिंतन व्यक्तिवाद द्वारा प्रदर्शित नहीं होता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बालक अंतर्बोध यानी एपरसेप्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? मर्रे, ये मर्रे नहीं है, मुर्रे है। ठीक है, ये मुर्रे ऑप्शन है, गलती टाइप हुआ था। ठीक है, मुर्रे द्वारा, बेलक द्वारा, रॉबर्ट द्वारा या रोजनविंग द्वारा। तो बालक अंतर्बोध परीक्षण यानी एपरसेप्शन टेस्ट, यानी इसको कहते हैं TAT, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। TAT का फुल फॉर्म क्या होता है? TAT, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, बालक अंतर्बोध परीक्षण, इसको इंग्लिश में कहते हैं थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, हिंदी में कहते हैं बालक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था बेलक ने। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 83 का बी सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। ठीक है, चलिए शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता और आनुवंशिकता। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास में क्या है ये बताना। प्रक्रिया पर बल है। बाल विकास में
प्रक्रिया पे बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन है, या उपरोक्त सभी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, बिल्कुल है। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, ये भी है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन है, ये भी है। तो जब सब है ये है तो फिर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 86। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, कौन सा है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, या उपयुक्त सभी। सेम 85 जैसा ये क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है? अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, या परिपक्वता का सिद्धांत। तो भाषा का सिद्धांत कौन सा नहीं है बताना है। अनुबंधन का सिद्धांत बिल्कुल है, अनुकरण का सिद्धांत है, और परिपक्वता का सिद्धांत है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, यानी ऑप्शन सी नहीं होगा, इसलिए आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसे छोट करते हुए पूरे प्रश्न को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, विकास प्रणाली और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है विकास, प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है वंशानुक्रम, व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, या फिर माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्या? कौन सा सही नहीं है? तो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये गलत है, बाकी सब सही है। और जो गलत है, चूंकि नेगेटिव पूछा है, और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव के लिए, जो गलत है वो गलत है, लेकिन यहाँ वो सही हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन भी नेगेटिव ही पूछा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पर निर्भरता यानी दूसरों पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, या अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो बाल्यावस्था की पूछ रहा है, न कि किसकी? शैशवावस्था की। शैशवावस्था की पूछता तो क्या होता? वो दूसरों पर निर्भरता हो सकता था, लेकिन चूंकि ये बाल्यावस्था की पूछ रहा है तो वो क्या है? सामूहिकता की भावना, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों का सुदृढ़ बनाती है, या एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, या सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्थित है? तो ये है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करना, जहाँ भी बच्चे को किसी भी तरह का अवसर उपलब्ध कराए, बच्चे को वो वातावरण दिया जाए, तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब है मानव विकास है, क्या है? मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। आपका देखिए वृद्धि और विकास, ठीक है, वृद्धि और विकास में हमने कराया था कि मानव विकास क्या होता है? तो मात्रात्मक होता है और गुणात्मक होता है, दोनों होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 92। 92 प्रश्न इस सेशन में हम कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने महासंग्राम के 4 सेशन लाए हैं, उसमें 50-50 प्रश्न किए हैं, और ये 5वां सेशन है हमारा महासंग्राम का। इसमें हम वो सारे प्रश्न कर रहे हैं जो सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न लेकर आए हैं, और उन सभी प्रश्न के साथ आज का ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100 प्रश्नों का ये सेशन होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं 92 प्रश्न के साथ कि वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, या फिर जैविक। तो वाइगोस्की के सिद्धांत में किसकी उपेक्षा की जाती है? तो ये है जैविक की, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 93 की तरफ। प्रश्न है 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर होता है? मूर्त सक्रियात्मक, पूर्व इंद्रिय जनित अवस्था, या फिर अमूर्त। तो क्या हो जाएगा? जब बच्चा छोटा अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखता है तो उसको कहते हैं इंद्रिय जनित अवस्था, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 94 कि रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है,
वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया या सहयोग की नैतिकता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 94 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 95। ठीक है, देखिए 95 क्या कहता है कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो ये किसने कहा था? ऑप्शन है E.L. थॉर्नडाइक ने, जीन पियाजे ने, J.B. वाटसन ने या लेव वाइगोस्की ने। जब बच्चे किसी चीज़ को सीखते हैं और बार बार करते हैं तो क्या होता है, एक तो उनका त्रुटि करने का टाइम कम हो जाता है, यानी त्रुटि गलती कम करते हैं, और साथ में वो काम करने में वो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो टाइम भी कम लेते हैं। तो ये किसने कहा था? ये क्या था? E.L. थॉर्नडाइक साहब ने। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 95 का ऑप्शन ए। अगला है प्रश्न नंबर 96। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेतक है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? साभिप्राय व्यवहार, वस्तु अस्थायित्व, समस्या समाधान या प्रयोग करना। तो वो करता है वस्तु अस्थायित्व का गुण प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 96 का ऑप्शन बी वस्तु अस्थायित्व का गुण प्रदर्शित करता है। जब बच्चे कोई चीज़ छुप गई है उसको वो ढूंढ निकालता है, ये वस्तु अस्थायित्व में आता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बच्चे और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और ये पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं होते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाता है तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, या स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा कि वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार सांस्कृतिक और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए के साथ ये चला जाएगा। चलिए अब 98 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको कमेंट करके बताइए। संवेग विषयनिष्ठ यानी व्यक्तिपरक भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है, या फिर संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं, या संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं भी शामिल होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, 98 का बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा संवेग के विकास के लिए बच्चों के लिए उपयुक्त है ये बताना है। कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा का नियंत्रित परिवेश, या कक्षा का अधिकारवादी परिवेश। तो बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए क्या उपयुक्त है? तो ये है ऑप्शन ए कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, ये जरूरी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने 100वें प्रश्न की तरफ, और आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते हैं 100वें प्रश्न पे क्या कहा गया है। ठीक है, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिका में व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माता पिता एवं भाई बहन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 100 का ऑप्शन डी सही आंसर है। और ये हमारा आज का सेशन था। कल करेंगे 101 वाले प्रश्न, और देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है, और इन सभी प्रश्न को, जो भी प्रश्न पूछा गया उन सभी को हम करेंगे। 101वां प्रश्न होगा हमारा कल उसका शुरू करेंगे 101। उससे पहले टीचर्स कमेटी हमारा ऑफलाइन क्लास है, सीटेट स्पेशल क्लास